अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है ये GR 150 के इंजन के हवाले से है। तो हमारे पास ये एक इंजन आया हुआ है सिंध से, रानीपुर शहर से इंजन हमारे पास पहुंचा है। और इसका जो फॉल्ट है वो कस्टमर ने ये हमें बताया है कि इसका इंजन जो है वो नॉकिंग करता है। इसका पहले ये उन्होंने इसको ट्राई करवाई थी किसी मैकेनिक से, तो उससे शायद ये सही हुआ नहीं है, या जो भी मसला है वो भी हम इसको खोल कर चेक करेंगे। तो इस वक्त ये जो इंजन मुझे जिस हालत में रिसीव हुआ है उसकी आप एक दफ़ा ये हालत चेक कीजिए कि ये किस हालत में आया है। तो इसको भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे और इसका जो फॉल्ट है उसको रिजॉल्व करेंगे जिस तरह भी हमसे मुमकिन हो सका। और तकरीबन हर पार्ट जो है वो हम जेन्युइन इस्तेमाल करेंगे। और सारे इसके साथ एक कार्बोरेटर भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो कार्बोरेटर भी हमारे पास सर्विस होने के लिए आया है, वो उसका सर्विस होगा। हेड सिलेंडर का कोई मसला है तो वो उसको रिजॉल्व करेंगे। क्रैंकशाफ्ट का इशू है वो भी रिजॉल्व किया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये पूरा इंजन एक तरीके से फिर से रिबिल्ड होगा। तो ये भी इस वक्त आपके सामने हालत आप देख सकते हैं। ये मैग्नेट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, इसकी जो दूसरी साइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैग्नेट साइड है, ये साइड से, और ये टॉप साइड है इसकी। और इसी तरह ये इसकी क्लच वाली साइड है। और नीचे से इसकी हालत देखिए, जिसमें से कहीं ना कहीं से ऑयल लीक भी कर रहा है। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी क्या इशू है इसका। तो मज़ीद जो इसकी कंडीशन थी वो मैंने आपके सामने ये वाजे इसलिए की है ताकि बिफोर एंड आफ्टर का कंपैरिजन किया जा सके। तो अभी के लिए इसको हम खोलेंगे, तो ऐसा ऐसा आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे कि सिखाने की भी कोशिश करेंगे, देखें आप कैसे खुलता है। और अगर आपको इस तरह का कोई मसला पेश आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा इस वीडियो का देखना। तो अभी के लिए इसको मैं फ़िलहाल रोकता हूँ इस सिस्टम को, इसको बांधते हैं और उसके वो हेड सिलेंडर से शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं हम हेड से, हेड वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें टैपेट कवर्स खोलने हैं क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी इसको खोलने की। तो ये टैपेट कवर इसके खुल गए, इसको लूज कर लीजिएगा। उसके बाद हेड और सिलेंडर की बारी, तो इसको ऐसा ऐसा लूज कर लें। ये लूज ही हैं वैसे, क्योंकि पहले जिन्होंने ये इंजन मेरे पास भेजा उन्होंने इसको पहले खोला था, तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से टाइट तो नहीं किया। बहरहाल इसको देख लेते हैं। इस वाले बोल्ट में वॉशर होती है, ऑयल वॉशर, वो होनी चाहिए साथ। ये चेक लाजमी करें आप जब भी खोलें, तो ये चेक करें कि एक में वॉशर होनी चाहिए। अब जो दूसरी साइड के बोल्ट्स हैं उसको खोलने के लिए इंजन का थोड़ा सा रुख हमें चेंज करना पड़ेगा। तो रुख चेंज करने के लिए आपको चूँकि डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, तो उसके लिए इसको इस तरह से मैं टेढ़ा करने लगा हूँ इंजन को। ये 8 नंबर के टी से खुलने हैं, ठीक है, ये दोनों, एक और ये, ठीक है। इसको पहले खोल लें, फिर ये दो बोल्ट्स खोल लें।
ये रॉकर पिन का उसको कह लें रिटेनर है, या रॉकर पिन को जो को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये वो कवर है। इनके अंदर भी ऑयल सील होती है, इसको भी देखिएगा। ऑयल सील्स अगर कोई डैमेज है, जहाँ से ऑयल निकलता है, अक्सर ऑयल निकलता है यहाँ से, इन सील्स के ख़राब होने की वजह से। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा जब आप खोलें इसको, तो ये मेक श्योर करें कि ये वाकई ये ठीक है या नहीं सही। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लें। इस वक्त हमारा जो हेड का टॉप कवर के सारे बोल्ट्स हैं वो खुल चुके हैं। अब इसको ग्रेजुअली इस तरह से मैं इसको वापस से इसको सीधा करके उसको मैं स्टॉप करूंगा स्टैंड को, और ये आपके सामने हेड का टॉप कवर खुल चुका है। ठीक है, तो कंडीशन वाइज हेड की जो कंडीशन है वो मुझे ठीक लग रही है। उसकी जो ये कैम शाफ्ट वाली जगह है ये बिल्कुल ठीक है। रॉकर आर्म्स मुझे लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा शायद। ये कंडीशन इसकी जो बता रही है, वो रॉकर आर्म्स की जो साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रगड़ी हुई हैं। वो शायद लो ऑयल शायद सही नहीं चला, या जो भी इशू होगा वो देख लेते हैं, मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। ये एक पिन की वजह से इसके अंदर एक सी रिंग होता है, वो सी रिंग निकालना पड़ता है इसकी कैम शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमने कैम चेन को हमने इसमें से निकालना है। अब चूंकि इंजन हमने खोलना है, तो इसको हमने होल्ड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है सच, तो इसको मैं फ़िलहाल नीचे ही छोड़ दूंगा। तो ये हमारे पास ये कैम शाफ्ट और ये सी रिंग जो है ये हमारे हाथ में आ चुका है। अब बारी आती है इन चार बोल्ट्स को खोलने की, जो चार हेड के मेन बोल्ट हैं। ये 12 नंबर के होते हैं और इसको 12 नंबर के सॉकेट से खोलना होता है। ये भी लूज ही थे, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि ये जिन्होंने ये लास्ट मुझे भेजा है, उन्होंने इसको पहले खोल के चेक किया था कि क्या इसका इशू है। तो उस सेंस में ये लूज हैं, वरना ये टाइट होते हैं। और इसको आपने भी जब खोलना है तो इसको एक मुनासिब जोर के साथ आपने इसको खोलना है, इन चार बोल्ट को। इसमें ये वैसे प्लग मैंने वैसे एहतियातन लगा दिया था, इसमें लगा हुआ तो नहीं आया था, मगर मैंने एहतियातन लगा दिया था कि इसके अंदर डस्ट ना जाए उस सुराख के जरिए।
इसके अंदर पिस्टन भी नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि पिस्टन ये निकला हुआ है इसका। इसका पिस्टन पहले से मुझे कस्टमर ने भेजा है साथ, ये जो इसका निकला है पिस्टन। पिस्टन जो है वो सीज हो गया था, या इसका जो ऑयल था वो लीक कर रहा था, जिसकी वजह से वो पिस्टन रिंग का काम जिसको कहते हैं। तो उस सेंस में ये अब हम इसको खोल रहे हैं। ये बोल्ट मैंने लूज कर दिया। ये कैम चेन टेंशनर का बोल्ट है। हेड अब हमारे पास आ चुका है बाहर, और इसकी जो हालत है वो भी ठीक बता रही है, तकरीबन बेहतर है कंडीशन इसकी ओवरऑल। हेड के कंबसन चैम्बर की भी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही वैसे। ये तो खैर इसका काम होगा ही होगा बाद में, तो ये भी चेक करते हैं इंशाल्लाह इसको। अब बारी आ जाती है सिलेंडर की। ठीक है, हेड हमने निकाल लिया था, अब सिलेंडर की बारी। ये जो मैं इतने आराम से खोल रहा हूँ, इतने आराम से निकलता नहीं होता बाहर। अगर आपका ये इंजन सील पैक हो, यानी कि फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल से निकलती होती है। लिहाजा आपने यहाँ पर अगर इसको जोर लगाना पड़े तो किसी लकड़ी की किसी चीज़ के साथ यहाँ पर चोट लगाइए, हल्की हल्की यहाँ पर टैपिंग कीजिए, फिर ये बाहर आ जाएगा सिलेंडर भी। ये इसका सिलेंडर है। जो इसकी मौजूदा कंडीशन है वो आपके सामने। क्योंकि इसके अंदर स्कोरिंग हुई हुई है वो पिस्टन के रगड़ खाने की वजह से, तो इस वजह से शायद वो उसमें क्लियरली शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो। आपको यहाँ से नज़र आएगा, आपको जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये निशान रिंगों के रगड़ खाने की वजह से आते हैं। अब जो ये हमारे पास कंडीशन है इस वक्त, ये क्रैंक केस की है, क्रैंक शाफ्ट इसके साथ अटैच्ड है। इसको हमने चेक करना है कि इसकी जो प्ले है, ये इस प्ले का क्या किया जाए। आया इसको दूर किया जाए या क्या इसका हल है, ये जो भी इसका हल है वो करना पड़ेगा हमें। तो अभी के लिए इसकी जो ये प्ले है, ये अच्छी खासी प्ले है इसकी। इसकी जो ये रेडियल प्ले इसको कहते हैं, इसको डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। कॉर्न रॉड डिफ्लेक्शन, कॉर्न रॉड डिफ्लेक्शन क्या होती है कि ये जो साइड वाइज प्ले होती है, साइड वाइज प्ले, ये तकरीबन होनी चाहिए 0.04। अगर ये 1 mm से ज़्यादा हो जाए, देख रहे हैं आप, अगर ये 1 mm से ज़्यादा हो जाए तो इसका मसला है, ये फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर तो कनेक्टिंग रॉड मिलता हो तो ये चेंज करें, अदरवाइज पूरी क्रैंक शाफ्ट ही चेंज होती है। जी आर 150 के केस में मैं कह रहा हूँ कि पूरी क्रैंक शाफ्ट ही चेंज हुआ करती है। तो अभी के लिए हमारे पास जो ये केस है, इसको हम क्रैंक केस को ये पूरे को खोलेंगे, क्रैंक शाफ्ट बाहर आएगी, इसको हम इसकी डिफ्लेक्शन को दूर करेंगे, या इसको जो भी इसका तरीकाकार होगा वो करके दोबारा से इसको रीअसेंबल करेंगे।
तो अभी के लिए जो हेड सिलेंडर की आपने डिसअसेंबली देख ली, तो यही तरीका है इसका जो ओपन करने का। तो मज़ीद जो है वो वक्फे के बाद दोबारा से हम इसको शुरू करेंगे। इसकी जो मैग्नेट साइड है, फिर इसकी क्लच साइड है, फिर इसके बॉटम से शुरू करेंगे और फिर इसकी क्रैंक शाफ्ट तक जाएंगे। फिर इस क्रैंक शाफ्ट को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद फिर इसको देखेंगे। इसको मज़ीद मैं आपको अगर इंस्पेक्शन करवाऊँ थोड़ा सा जूम इन करके, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके प्रॉपर। आप इसके हिलने से अंदाज़ा कीजिए, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये 1 mm से ज़्यादा की प्ले है। ये तकरीबन 2 mm की मुझे प्ले मालूम हो रही है। मेरे हाथ की जो जो सेंस है उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये तकरीबन 1 mm से ज़्यादा है। 1.5 mm या 2 mm की प्ले लग रही है मुझे ये। तो इस वजह से ही ये नॉकिंग कर रही थी बाइक, जिसका ये फॉल्ट है। तो उसमें ये चीज़ हमने रिजॉल्व करनी है। ठीक है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा खामोशी के साथ आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो। ये हम इंजन के पास आ गए हैं बिल्कुल, कैमरा लेकर। यहाँ से आप नोट कीजिए, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो तकरीबन 1 mm से ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो डिफ्लेक्शन है इसकी वजह से ये साउंड पैदा होता है, जिसकी वजह से इंजन आपका आवाज़ करना शुरू कर देता है जल्दी से। देख रहे हैं आप? तो ये है वो वजह। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये सारा कुछ खुलेगा। इसके लिए सेल्फ स्टार्टर मोटर ये भी खुलेगी। हालांकि ये ठीक होगी, मगर हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ इंजन को ही छेड़ना है। अब ये मैग्नेट साइड जो आप देख रहे हैं इसको हम खोलेंगे। इसकी ये जो बोल्ट्स हैं सारे, इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने 70 नंबर की सॉकेट से अपने इसका जो टाइमिंग बोल्ट है, टाइमिंग इंस्पेक्शन जो बोल्ट है उसको लूज कर लिया है। उसके बाद ये एल्की वाला बोल्ट है, इसको भी लूज कर लेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ लूज करना है, खोलना नहीं है पूरा। उसके बाद हमारे पास एक अदद ये इम्पैक्ट रेंच है और उसके आगे हमने 8 mm की सॉकेट लगाई हुई है। इसको हम खोलने वाले पे रख के इसको खोल लेंगे। पहले ये 3 बोल्ट्स खोलेंगे, उसके बाद बाकी के सारे बोल्ट्स खोलेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड बोल्ट्स इसके अंदर होते हैं। इसको हम बाहर निकाल लेंगे आराम से थोड़ा सा। इसकी जो गैसकेट होती है, इसके अंदर ये स्टार्टर गियर होता है, जो सेल्फ स्टार्टर गियर है उसके अंदर मौजूद होता है बुश समेत। इसकी जो पिन और ये इसी तरह ही इसके अंदर रहेंगे। आप इसके अंदर जो रिमेनिंग बोल्ट्स हैं उसको खोल लेंगे। ये हमारे पास बोल्ट्स इसके सारे मैग्नेट साइड के खुल गए हैं। अब ये मैग्नेट कवर को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले भी इंजन किसी से हो चुका है, किसी बंदे ने पहले ये इसका काम किया है। तो आहिस्ता से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक और जो सेल्फ स्टार्टर जो गियर होता है उसका पिनियन गियर कहते हैं इसको, इसकी ये पिन भी अंदर लगी हुई है, इसको ऐसे ही लगे रहने दिया जाएगा। फिलहाल इसको हम इसी तरह उतार के साइड में रख देंगे। अब हम इस मैग्नेट को बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इस नट को खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये मैग्नेट पुलर की मदद से बाहर आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक अदद ये स्पैनर है। स्पैनर को हमने इस साइज के रेंच को उस हिसाब से उस पर एडजस्ट कर लिया, उसकी की जगह पे जहाँ पर ये प्रॉपर्ली पकड़ा जाता है। तो हमारे पास 17 mm सॉकेट और एक इम्पैक्ट रेंच है, इसकी मदद से हम ये इस नट को खोलेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने उसको मैग्नेट को पकड़ा हुआ भी है, होल्ड किया हुआ है रेंच के साथ, और साथ में ये नट खुल गया हमारा मैग्नेट का। उसके बाद ये पोलर मैग्नेट पोलर है, इसको पूरा मैं इसके ऊपर स्क्रू इन करके इसको पूरा, तो फिर इस मैग्नेट को बाहर निकालते हैं। इसके लिए भी हमें 17 mm सॉकेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो ये हमारे पास पहले से मौजूद है। प्लस ये जो रेंच है, इससे इसको होल्ड करना है आपने, और इसी तरह इसको ये मैग्नेट आपका बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से पुलर को आप बाहर निकाल लीजिए और ये मैग्नेट असेंबली विद सेल्फ स्टार्टर गियर आपके पास बाहर आ गया। अब हमारे सामने जो सिचुएशन है वो इस वक्त है कि टाइमिंग चेन इसमें लगी हुई है, उसको भी निकाल लेते हैं। और इस साइड का जो हिस्सा है जो मैग्नेट का इससे मुतल्का था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी दीगर चीज़ों को जो इस साइड पे हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। अब ये 4 mm एल्की के ज़रिए ये जो एल्की बोल्ट्स हैं इनको खोल लेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इंजन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैली हैं, तो उस हिसाब से कई बोल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली खुलेंगे भी नहीं। तो ये एल्की वाला पहला खुल गया, ये दूसरा, और ये तीसरा भी खुल जाएगा। इसको ख़ास तौर पे एहतियात से खोलें, क्योंकि ये गियर सेंसर है इसका, न्यूट्रल या गियर सेंसर कह लें, इसको न्यूट्रल सेंसर कह लें। ये उसकी प्लेट है जो उसको होल्ड करती है, जिसके बाद वो चेन का जो जितना भी कार्बन है या उसकी ग्रीसिंग है वो यहाँ तक नहीं लगती है, यहाँ से वायर्स वगैरह जा रही हैं। ठीक है, इसकी ये प्लेट बाहर आ गई। इस प्लेट को हम वॉश करेंगे जब ये दोबारा, जब ये सब खुल जाएगा तो इसको भी हम एंड पे वॉश करेंगे सर। उसके बाद ये गियर सेंसर है, इसको आराम से
किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्के हल्के बाहर निकालना है। नहीं, गियर सेंसर हमारा बाहर आ गया। मैग्नेटिक स्टिक के ज़रिए इसकी जो गियर सेंसर की जो बुलेट होती है विद स्प्रिंग होता है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसको खोलने की ज़रूरत जो पड़ेगी वो फिर हम यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर अगर हम इसको खोलने की ज़रूरत पेश आई तो उसको खोलेंगे, अदरवाइज़ ये ऐसे ही लगा रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सील लगी होती है अगर वो रिप्लेस करनी पड़ेगी तो फिर हम इस हिस्से को खोलेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये यहाँ का हिस्सा कंप्लीट हुआ खोलने वाला प्रोसेस। अब हम जाएंगे क्लच वाली साइड के ऊपर, वहाँ से हमने इसको ओपन करना है। अभी हमारे पास जो क्लच साइड है ये अब इसको हम खोलेंगे। उसके लिए हमारे पास ये जो बोल्ट्स हैं इनको हम अनडू करेंगे सारे बोल्ट्स को। सबसे पहले तो क्लच का जो आर्म है इसको खोलना पड़ेगा। वैसे इसको ना भी खोलें तो भी चलता है, लेकिन ये कि हमने चूंकि ये पूरा खोलना है उसके लिए ये एक स्टेप है हमारे पास, इसको खोलना ज़रूरी है। उसके बाद 10 नंबर के इस स्पैनर से इसके ये जो सारे बोल्ट्स हैं इनको खोल लेंगे। ऑयल फिल्टर और ऑयल फिल्टर की जो प्लेट है वो बाहर आ गई। जो ऑयल फिल्टर है इसको निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये जो बोल्ट्स खोलने वाले इनको खोलेंगे। ये 8 नंबर के बोल्ट्स हैं और इसके लिए भी हमारे पास जो टूल है वो इम्पैक्ट रेंच और साथ में ये 8 नंबर की सॉकेट। सारे बोल्ट्स एक एक करके निकाल लेने। और इस तरह ये पूरा जो क्लच कवर है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंदर से इसका हाल देख लें। ये भी वॉश होगा, जब ये दोबारा से जब बनेगा उसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। सेकेंडली जो मेरे ख्याल में जो लग रहा था मुझे वो ये है कि इसकी जो हाउसिंग है क्लच प्लेट्स की या क्लच का जो सिस्टम है वो भी अफेक्टेड है, तो उसको भी खोल के इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं इसके। तो इसको पहले मैं आपको दिखा दूंगी। ये इसकी बैलेंसर शाफ्ट है और ये इसका क्लच बॉक्स सिस्टम है सारा। अब हम इसको खोलेंगे। उसके लिए भी हमारे पास 8 नंबर की जो है ये
जैसे कि जीएस के अंदर क्लच पुश पीस होता है, इसके अंदर क्लच पुश पुल पीस होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो मैं नोटिस आपको बता देता हूँ। इसके जो स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स छोटे हैं साइज में। ये पहले भी जिसने किसी ने इंजन खोला है तो उसने इसके जो ओरिजिनल स्प्रिंग्स हैं उसको मिसप्लेस कर दिया है या रिप्लेस कर दिया होगा, पता नहीं क्या वजह बनी है। बहरहाल ये इसके ओरिजिनल स्प्रिंग्स नहीं है। ओरिजिनल स्प्रिंग्स के ऊपर निशान होते हैं कुछ इस तरीके के, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे पड़ा हुआ है, उस पर मार्किंग होती है लाइक जैसे कि ये, अब ये स्प्रिंग मैं आपको दिखाता हूँ, उसके यहाँ पर जैसे मार्किंग होती है, इस तरह की मार्किंग उसके ऊपर ओरिजिनल स्प्रिंग्स के ऊपर होती है। उसकी एक साइड जो सही होती है वो जो है वो विजिबल होती है वहाँ पे। जैसे कि अभी मैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें कहीं निशान नहीं है, ठीक है। तो ये आफ्टर मार्केट है, या तो किसी और बाइक के लगा दी हैं मैकेनिक ने, तो जो कि प्रॉपर वे नहीं है इसका, तो उसकी वजह से जो इसकी जो क्लच की परफॉर्मेंस है वो भी इफेक्ट होती है, अगर प्रॉपर स्प्रिंग्स का जो टेंशन ना मौजूद हो तो ये चीज़ें हैं बड़ी नोट करने वाली होती हैं। ये एक तो आप लोग वीडियो को गौर से देखा करें कि एक चीज़ जो है बड़ी नोट करने वाली होती है। तो बहरहाल ये अब हमने क्लच वाला हिस्सा खोल लिया है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लें कि ये क्लच का जो पुल पीस है इसकी क्या कंडीशन है राइट नाउ। तो जैसा कि जाहिर है, क्लच पुल पीस जो है, इसकी जो ये इसको कह रहे हैं कि बेरिंग है, इसको मैं थोड़ा सा वाजे करूं देखने के लिए। इसकी जो ये बेरिंग है, ये बेरिंग वॉर्न आउट है, बेरिंग ख़त्म है इसका, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। इसकी जो पुल पीस और पुश पीस जो के जो ऊपर जो बेरिंग लगता है, ये बेरिंग मैं आपको ज़रा क्लोज इंस्पेक्शन करवा के दिखाऊं कि इसको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखेंगे इसकी ये टूटा हुआ है इसका बेरिंग, ठीक है। ये क्लच का जो बेरिंग है ये टूट गया, और साथ ही जो ये हाउसिंग है इसकी क्लच डिस्क है, प्रेशर डिस्क, इसके ऊपर भी ये भी वॉर्न आउट है एक तरीके की। आपको ज़रा थोड़ा सा मैं इसको भी क्लोजली आपको इंस्पेक्शन करवाऊँ उसकी। ये देखिए, यहाँ से ये हिस्सा डाउन है, ये हिस्सा ऊपर की जाने भी, ये नीचे की तरफ, इसको ग्रूव कहते हैं। ये ग्रूव पड़ गया है, ये चल चल के ग्रूव पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्लच की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको क्लच की पावर प्रॉपर महसूस नहीं हो रही होती। तो ये एक वजह होती है। तो एक तो ये भी चेंज होगा इस हमारे इस केस के अंदर। उसके बाद अब आ जाती हैं क्लच प्लेट्स। इसमें जो क्लच प्लेट्स डाली हुई थी पहले, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आफ्टर मार्केट हैं जिसने भी डाली। और साथ ही जो प्रेशर प्लेटें हैं उसका भी आप हाल अगर देखें तो ये भी वॉर्न आउट हैं। ये देखिए, ये आपको रंग नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये गर्म होकर हीटअप होकर ये उसका रंग चेंज हो जाता है। इसके बाद इसकी डिस्टॉर्शन जो है ना वो शुरू हो जाती है, ये क्लच डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे केस में ये बिल्कुल अनयूजेबल है, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और मज़ीद जो है वो उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये देखिए, ये क्लच का जो बॉक्स है इसके अंदर भी प्ले है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं इसको स्टॉप करता हूँ ज़रा एक जगह पे, इसको ज़रा देखिएगा। क्लच के अंदर, क्लच बॉक्स के अंदर जो प्ले है ना, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ मजीद। ये अब हमारा क्लोजअप आप देख रहे हैं इसका क्लच बॉक्स का। तो
तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि ये जो क्लच बॉक्स है इसके अंदर इसके जो ये बॉक्स है इसमें प्ले है, आपको शायद अब फील होगा। ठीक है, तो मैं चूंकि अभी तो फ्री है ना सारा वो क्रैंक शाफ्ट वगैरह, तो उसकी वजह से ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली नोटिस नहीं हो रही। सेकेंडली जो ग्रूव्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये क्लच बॉक्स के अंदर ये क्लच बास्केट भी चेंज होगी और उसके अंदर जो डैम्पर्स हैं वो भी चेंज होंगे इवेंचुअली, और ये हब भी चेंज होगा। इस हब के अंदर भी ग्रूव्स पड़ गए हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो, शायद यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये वाला ग्रूव नज़र आ रहा होगा, ये ग्रूव नज़र आ रहा होगा। ये निशान जो है इसकी वजह से भी क्लच की परफॉर्मेंस जो बड़ी इफेक्ट होती है। अब जैसा कि आपको ये जाहिर है कि यहाँ से अब ये हमने इस हब को खोलना है। खोलने के लिए हमारे पास 22 mm की सॉकेट है और इम्पैक्ट रेंच है, साथ ही हमारे पास क्लच हब होल्डर टूल है। तो इसको हमने इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करके तो इसको खोलने की तरफ इसको हम लेके जाएंगे। वॉशर, उसके बाद ये क्लच हब आ गई, साथ ही उसकी उसकी बैक साइड पे वॉशर होती है। ये 2 mm की वॉशर होती है। ठीक है, ये नोट कीजिए, ये 2 mm की वॉशर है। इसकी जो विड्थ है मोटाई वो 2 mm है। उसके बाद ये क्लच बॉक्स आ गया का बाहर बुश समेत। मैं इसकी बात कर रहा था कि इसमें ये प्ले है, ये प्ले नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपका जो ये क्लच बॉक्स है ये चेंज होगा। मुमकिन है कि ये गरारियाँ भी शायद चेंज करनी पड़े या ये पूरा क्लच बॉक्स ही आपको मिल जाए। उसमें जो ये जो डैम्पर्स होते हैं ये अगर अलहदा से मिलते हैं कंपनी से तो फिर वो हम उसको इसके डैम्पर्स को चेंज करेंगे, अदरवाइज फिर ये क्लच बॉक्स ही पूरा चेंज होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। उसके बाद अब बारी आती है ये किक का जो स्प्रिंग, उसकी वॉशर। ठीक है, उसके बाद इसका किक की जो किक का गियर उसके अंदर उसकी वॉशर, ये अपने अलग रख लेंगे। उसके बाद ये गियर शाफ्ट आ जाती बाहर। ठीक है, जब मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ तो ये हर चीज़ आपको दोबारा से जब लगा के दिखाऊंगा तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे ये निकली है दोबारा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको वैसे सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। उसके बाद ये ऑयल पंप की गरारी है, इसको खोलने के लिए हमारे पास ये पिन है। पिन के साथ इसको या स्लेवर के साथ इसको ओपन कर लेंगे। ये लॉक, और उसके बाद इसको घुमाकर लॉक वाली जगह से ये बाहर आ गई और इस पिन को संभाल लेना, ये जो पिन है इसकी। ठीक है, ये आपकी ऑयल पंप की जो गरारी है वो बाहर आ गई। ऑयल पंप को खोलने की ज़रूरत नहीं है अभी राइट नाउ,
क्योंकि हम अभी इसको जब खोलेंगे तो फिर देखेंगे कि आया, अगर इसको ज़रूरत है साफ़ करने की तो फिर इसको हम खोलेंगे। वैसे खोलना ही पड़ेगा क्योंकि जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं इस इंजन के, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ऑयल पंप साफ़ करना पड़ेगा। अब बारी आ जाती है ये ऑयल पंप खोलने की, और साथ में ये जो स्मॉल जो गरारी है क्लच की, इसको और ऑयल पंप की गरारी को बाहर निकालने की। तो इसका भी प्रोसीजर वही है। चूंकि इसकी चूड़ी उल्टी होती है, इसलिए हमने इसको टाइट करने वाली जगह पर रख के, इसका ये होल्डर टूल है, क्लच का जो अपना ऑयल पंप की जो गरारी है उसको होल्डर टूल है ये बाहर आ गया। बी केयरफुल, क्योंकि ये जो वॉशर होती है इसके अंदर एक छोटा सा नॉच होता है, वो कहीं टूट ना जाए, तो उसके लिए ये एहतियात ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑयल पंप की गरारी आ गई। इसके अंदर जो स्प्रिंग्स होते हैं उसको भी आपने ज़रा गौर करना है कि वो स्प्रिंग्स लूज ना हो जाएं आपसे, उसके समेत ही निकाल लें बाहर। ठीक है, और साथ ही ये गरारी के पीछे, बड़ी गरारी के पीछे जो वॉशर होती है, इसको भी आप निकाल लें। ये भी 2 mm की वॉशर होती है, ये ज़रा ध्यान कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा कुछ जो क्लच का हिस्सा था वो हमने अब ये इसको खोल दिया है, और क्लच वाला हिस्सा जो है ये सारा फारिग हो गया। हमने इसके बोल्ट से भी लूज किए हैं, इसको भी निकाला नहीं है। इसको निकालेंगे जब ये क्रैंक केस बाहर को निकलेगा, तो उस वक्त इसको कोशिश करेंगे कि इसको निकाल लें पहले। तो मजीद ये कि इसको भी खोलेंगे, ये जो क्रैंक केस के साथ जो ये अपना लगा हुआ है बैलेंसर शाफ्ट, तो इसको भी खोलेंगे। इसको खोलने के बाद फिर जब ये बाहर आएगा क्रैंक केस, तो फिर क्रैंक शाफ्ट को भी बाहर निकालेंगे। ये ग्रेजुअली ये चीज़ें आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं छोटा सा ब्रेक लेने लगा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्लच वाली साइड का हिस्सा हमने आपके सामने रखा हुआ है। अब ये हमने सारा ओपन तो कर लिया था, लेकिन अभी हमने बैलेंसर शाफ्ट को डिसएंगेज करना है, उसको खोलना है इसके नट को। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि ये हमारे पास जो इसकी ड्रिवन है, ड्राइव गियर है यहाँ पर, उसको दोबारा से हम इसके ऊपर माउंट करेंगे, क्योंकि इसको खोलने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये गियर है, ये दोबारा वापस इसके ऊपर चढ़ेगा, और ये जो की है ये की दोबारा से इस पे जाएगी। उसके बाद ये ऑयल पंप की गरारी है, इसके ऊपर चढ़ गई। और हमारे पास जो ये टूल है ये दरअसल ऑयल पंप की गरारी का होल्डर टूल है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे माउंट कर लेंगे। ठीक है, ये इसके साथ लग गया। अब चूंकि ये इसके साथ अटैच्ड है, जो बैलेंसर शाफ्ट है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ अंदर से अटैच्ड होती है,
तो इसको खोलने के लिए हमारे पास 19 mm की सॉकेट है, ठीक है। और इसको हम खोल लेंगे। ये चूंकि नॉर्मल बोल्ट होता है, इसके जो थ्रेड्स होते हैं वो नॉर्मल बोल्ट की तरह खुलते हैं। ये आ गया, नट बाहर आ गया। उसके बाद एक वॉशर है, ये वॉशर भी बाहर आ गई। तो ये हमारा जो बैलेंसर शाफ्ट है यहाँ से ये डिसंगेज हो गई। और इसी तरह अब दूसरी साइड पे जो इसके मेन बोल्ट्स होते हैं पूरे इंजन के, वो हम खोल लेंगे और उसके बाद क्रैंक केस को अलहदा करेंगे ताकि हमारे सामने क्रैंक शाफ्ट विजिबल हो जाए। एक वजाहत और भी मैं कर दूं आपको कि ये जब आपने क्रैंक केस जब अलहदा करने के लिए इसको प्रिपेयर करना है, तो इसका ये जो आइडल गियर होता है इसको आपने निकाल लेना है बाहर को। ये एक लॉक के साथ ये सिक्योर्ड होता है। इसी तरह जो ये किक वाली शाफ्ट है, इसको भी आपने जब वॉश करना है डेफिनेटली, तो इसको आपने यहाँ से लूज कर लेना है, क्योंकि बाद में जब ये खुल जाएगा क्रैंक केस तो आपको इसको होल्ड करने के लिए कोई चीज़ रहेगी नहीं आपके पास। तो लिहाजा इसको पहले से लूज कर लें। और जो ये दो दो स्क्रूज हैं, ये इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर के साथ लूज करके वैसे रख लें। जब आपने इसको खोलना है तो ये चीज़ आपकी पहले खुली हुई हो। क्रैंक केस को जब आपने बाहर को निकालना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे ये दो स्क्रूज हो गए, ये चीज़ ये वाला जो आइडल गियर है ये रिमूव करना है आपने। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। ये बड़ी प्यार से निकालना है ताकि ये कहीं उड़ के इधर उधर ना चला जाए, स्लिप होके ये चला जाता है लॉक। तो ये लॉक हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। इसको कहते हैं आइडल गियर। जो आपका किक का सिस्टम है वो इसी की वजह से चलता है। इसके आगे ये दो वॉशर्स होती हैं, एक आगे एक पीछे। दूसरी वॉशर को भी आपने किसी स्लेवर की मदद से ऐसे बाहर निकाल लेना। ये दो वॉशर्स हैं और ये आइडल गियर हो गया। इस तरह से ये हमने दो दो बोल्ट्स हैं, इनको लूज कर लिया है। ये लूज है इस वक्त, ठीक है। और ये जो दो स्क्रूज हैं इनको हमने इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले से लूज कर लिया था इसको। तो इसको जब हमने खोलना है तो इस तरह से ये खुल जाएगा। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका जो तरीका है खोलने का इंजन का, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है GS 150 के इंजन से। क्योंकि GS 150 के इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है, बस इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है और इसके जो क्लच का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है GS 150 के पर्सपेक्टिव में। तो ये चीज़ें बस नोट करने वाली होती हैं। आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हुई हैं GS 150 के इंजन से मुतल्लिका, तो उसमें आपको ये बड़ी तफसील से मैंने ये बात समझाई हुई है। मैंने जो अभी कवर किया है सारा, तो ये वहाँ पे तफसील से बड़ी ही डिटेल से मैंने हर चीज़ समझाई। तो अभी हमारे सामने ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। इसको भी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, हम ये भी इसको भी खोल लेते हैं। ऑयल पंप को लूज़ किए थे इसके स्क्रूज मैंने आपके सामने, तो इसको भी खोल लेते हैं फिलहाल। अब जिस तरह ये वाजे आपके सामने, तो चूंकि क्रैंक
केस को हमने खोलना है, इसको सेपरेट करना है, तो क्रैंक केस सेपरेटर टूल को हमने प्लेस कर दिया है। क्रैंक शाफ्ट के सेंटर पॉइंट को हमने फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ही ऊपर आता है ये क्रैंक केस। तो चूंकि सारे बोल्ट्स उस तरफ से खोल लिए थे हमने, मैग्नेट वाली साइड से इंजन के सारे बोल्ट्स हमने खोल लिए थे। तो उसको डिसंगेज करने के लिए अब हमने यहाँ पर ये इसको क्रैंक केस सेपरेटर टूल लगा दिया है। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि ये आहिस्ता से ऊपर आ जाए। उसको मज़ीद आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इसको एक जगह पे मैं कैमरे को प्लेस करता हूँ आपके लिए। ये आप चूंकि जिस तरह आवाज़ सुन रहे हैं ये सेपरेट हो रहा है। बेरिंग्स अपने जो लूजनेस है वो कर रही हैं, वो जगह जगह से जो है ये लूज हो रहा है। अब ये तकरीबन ये ऑलमोस्ट ये इसके साथ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब इसको आहिस्ता से इससे सेपरेट कर लेंगे। ऐसे ऐसे टैपिंग करते रहेंगे ताकि ये आराम आराम से ऊपर आ जाए। जोर बिल्कुल भी नहीं लगाना, जहां पर सख्त मालूम हो रहा हो वहां पर पुलर को और थोड़ा सा घुमा ले।
ये हमारे पास ये क्रैंक केस इस वक्त सेपरेट हो गया। ठीक है, अब राइट नाउ हमारे पास जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस वक्त ये आपका जो इंजन का जो लेफ्ट है साइड है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लगी हुई देख सकते हैं। अब इसका स्टेप ये होगा हमारे हमारे लिए इसके लिए डिसअसेंबलिंग का। सबसे पहले हमने इसको बैलेंसर शाफ्ट को इससे ये अलग करना है, और उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करना है कि इसके पॉइंट्स होते हैं इसके। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर गौर करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैलेंसर शाफ्ट जब लगाई जाती है तो इसके यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं जो अलाइन किए जाते हैं। ये जो गियर टूथ आप देख रहे हैं, ये जो दो टीथ्स होते हैं इनके ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं जिसको अलाइन करना लाजमी है, वरना आपकी जो बैलेंसर शाफ्ट है उसके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए, आई होप मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये दोनों आपस में आमने सामने होने चाहिए और ये फिर इंस्टॉल होगा। तो ये चीज़ आपको मैंने डिसअसेंबल करने से पहले ये चीज़ बतानी थी। तो मज़ीद इसको आगे हम फर्दर लेके चलेंगे इस प्रोसेस को। ये बैलेंसर शाफ्ट निकालने की बारी आ गई है। तो हमारे पास ये लॉक प्लायर्स हैं जिससे ये ओपन होगा। ये लॉक खुल गया। लॉक के बाद आपने इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसको आपने ध्यान से ओपन करना है। इसको इस तरह से ऐसे निकाल लेना। ठीक है, अगर इसके अंदर से जो स्प्रिंग्स होते हैं अगर वो निकल जाएं तो इसका तरीका भी आपको आगे चल के समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो बैलेंसर शाफ्ट है वो अलग हो गई है। ठीक है, ये इसका स्प्रिंग जो है वो निकल भी आया बाहर, और इसकी ये शाफ्ट भी निकल आई बाहर। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे चल के समझाता हूँ ये डिसअसेंबल होने के बाद। ये शिम है, इसके ऊपर ये शिम लगी हुई है, ये शिम भी आपने बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद जो क्रैंक शाफ्ट आपने निकालनी है उसके लिए सबसे पहले इसका डिसएंगेज होना ज़रूरी है गियर सिस्टम का। तो ये गियर सिस्टम के लिए इसका स्प्रिंग बाहर आ गया। उसके बाद ये जो पिंस हैं इस पिंस को आप पुल कर लें। इसको ऐसे ही निकाल लें जैसे ये लगे हुए थे। ठीक है, अब ये हमने इसके जो गियर शिफ्टिंग पॉल्स हैं वो निकाल लिए हैं। ठीक है, एक गियर शिफ्टिंग पॉल इधर होगा, उसको प्लास की मदद से निकाल लेते हैं। और इसी तरह गियर शिफ्टिंग ड्रम को भी इसी तरह निकाल लेते हैं।
क्योंकि गियर शिफ्टिंग की जो ड्रम की जो पोजीशन थी वो इस साइड को ही थी, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन कहलाती है, जिस जिस तरह आपने फिट करना है। ठीक है, ये गियर शिफ्टिंग जो ड्रम है ये उसकी वॉशर है जिससे गियर शिफ्टिंग आपकी होती है। तो इसको भी आपने नहीं भूलना, इसके अंदर एक पिन होती है, वो पिन का मैंने आपको तरीका बताया था, बिल्कुल सिमिलर है जैसे GS 150 में होता है, सेम वही तरीका है इसका भी। ये तीसरा जो इसका गियर शिफ्टिंग पॉल है वो भी हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद एंड पे आ जाता है ये ड्राइव शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट, ये सिस्टम से अलग करना है हमें इसको। इस तरह से ये बाहर आ गया। ठीक है, और ये काउंटर शाफ्ट। इस गियर जो मेन जो ड्राइव शाफ्ट है उसके ऊपर ये एक छोटी सी वॉशर होती है जो कि इस बेरिंग के ऊपर प्लेस होनी है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अब ये बिल्कुल खाली हो गया है इस वक्त क्रैंकेस। अब इसकी बारी है इसको दोबारा से जो क्रैंक शाफ्ट है इसको निकालने के लिए हमारे पास जो टूल है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ये मैग्नेट वाली साइड है, और यहाँ से हमने क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस पुलर की मदद से इसको हमने दोबारा से इसमें से निकालना है। ठीक है, तो मुमकिन है कि जो इसका जो बेरिंग है वो इसके साथ ही इसके साथ निकल जाएगा। तो नीचे से चूंकि अब खुला हुआ सारा हिस्सा, तो नीचे से हमें हाथ रखना पड़ेगा कि ये क्रैंकशाफ्ट गिर ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कोई चोट वगैरह ना लग जाए। तो इसको चोट ना लगे इसलिए ही इस टूल से खोला जाता है, और इसका एक स्पेशल टूल आता है जिससे इसको बाद में दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। इसको कभी भी हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। इवन कि आपने इसको अगर रिपेयर करना हो या इसको रिप्लेस करना हो, इवन जो भी है, क्रैंक केस के साथ इसको अगर आप चोट लगाते हैं या इसको हैमरिंग करते हैं तो आपका जो क्रैंक केस है इसके डिस्टॉर्ट होने का खतरा होता है। तो अब शुरू करते हैं। ये देख तो लिया आपने सारा, तो मैं कैमरे को एक जगह पे प्लेस करूंगा ताकि मेरे जो हाथ हैं वो काम कर सकें। तो ये हमारे पास इस वक्त जो व्यू आप देख रहे हैं, ये क्रैंक शाफ्ट को निकालने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। ये जो आपको आवाज आ रही है ये क्रैंक शाफ्ट के निकलने की आवाज है। नीचे हाथ रखना चाहिए क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के गिरने का खदशा होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो मैग्नेट का बेरिंग है वो साथ ही निकलेगा, तो वही हो रहा है। वो मैग्नेट का जो बेरिंग है वो उसके साथ ही क्रैंक शाफ्ट के साथ वो बाहर आ रहा है। लीजिए जनाब, ये क्रैंक शाफ्ट बाहर आ गई अपने मैग्नेट की बेरिंग समेत। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद जो है वो इसको, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन का इशू था, तो अभी इसको दोबारा से
हम इसको रीबिल्ड करेंगे क्रैंकशाफ्ट को। ये क्रैंकशाफ्ट वैसे तो ये मिलती है डायरेक्टली, इसको इसका कनेक्टिंग रॉड नहीं आता, कंपनी इशू नहीं करती। तो अभी हम देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये बाहर आ गई है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट। तो लीजिए जनाब, ये सारा जो है अब ये इंजन डिसअसेंबल हो चुका है। ये आप देख पा रहे होंगे हर चीज। अब इसकी एक एक चीज को, एक एक आइटम को हम वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद, थोड़ी वॉश करने के बाद इसको जो जो चीजें इसकी रिप्लेस होने वाली हैं वो करेंगे, और उसके बाद इसको दोबारा से असेंबल करेंगे, और तब उसकी एक और वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ये सारी डिसअसेंबली है। तो जिन दोस्तों का ये इतराज था कि आप डिसअसेंबली करते हुए नहीं दिखाते, तो वो ये देख लीजिए, ये बड़े प्यार से डिसअसेंबल हुआ है, और इसमें कहीं भी जो हथौड़ी की जो चोट होती है, जिसको चोट कहा जाता है, वो नहीं लगी। टैपिंग जरूर हुई है क्योंकि वो जरूरत पड़ती है, वो तो ऑलरेडी ये मैकेनिकल पार्ट्स को डिसअसेंबल करते वक्त जरूरत पड़ती है। उसको चोट नहीं कहते, वो टैपिंग कहलाती है। तो ये आपको दिखाने का जो मकसद था वो ये था। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अब जब असेंबल होगा तो वो फिर आप, अगर ये वीडियो देख चुके होंगे तो फिर आपको असेंबलिंग का भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह से होनी चाहिए। तो वो क्या इसका सिस्टम होगा, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा।